हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नीट का पेपर, जो कि आज 5 मई 2024 को पेपर हुआ था। और इस पेपर में बच्चों ने बताया कि पेपर जो है, काफ़ी बच्चों का रिव्यू था कि पेपर इजी आया था, कुछ बच्चों ने बोला कि पेपर मुश्किल आया था। तो अगर हम आज के पेपर की बात करें तो पेपर जो है ईजी टू मॉडरेट लेवल का ही था। चलिए शुरू करते हैं हम लोग 51 क्वेश्चन नंबर से। देखिए 51 जो क्वेश्चन नंबर है ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों से बोला गया है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को हम लोगों को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक काम करते हैं, थिकनेस थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखिए मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, हम लोगों से क्या बोला गया है कि नंबर और बॉन्ड्स किस तरह की है, किसके अंदर 2 कार्बन एटम्स के बीच में। देखो इथेन की अगर हम बात करें तो इथेन के अंदर आप जानते हो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, तो यानी कि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होती है। तो ऑप्शन ए का जो ऑप्शन मैच करेगा वो कौन सा मैच करने वाला है, थर्ड मैच करने वाला है। तो इसका मतलब देखो थर्ड और फोर्थ में से कोई एक आंसर होगा। अब अगर हम आगे बात करें तो बी इथीन की अगर हम बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होती है, तो इसका मतलब एक सिग्मा होगी और एक यहाँ पर क्या होने वाली है, पाई होने वाली है। तो इसका मतलब बी का भी आंसर हमें पता लग गया कि 4 होगा। अगर हम सी की बात करें तो कार्बन मॉलिक्यूल C2। देखो कार्बन मॉलिक्यूल C2 ये हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होती हैं। अगर आपको 1% नहीं भी ध्यान है तो आप लोग यहाँ पर इजीली क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि इथाइन के अंदर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होती है, जिसका मतलब हुआ कि एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर होने वाली है। तो यानी कि डी का आंसर हो जाता फर्स्ट। तो डी का आंसर अगर आप फर्स्ट मैच करेंगे तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों से बोला गया है हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH वैल्यू गिवन है हमें 3 गैसेस के लिए A, B और C, जो कि गिवन है हमें 145, 2 × 10⁻⁵ एंड 35 किलो बार रिस्पेक्टिवली। हम लोगों से पूछा गया सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस। देखो जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसके अंदर हम ये चीज़ें पढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिबिलिटी है वो एक तरीके से क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, हेनरीज लॉ कांस्टेंट के। यानी कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो सॉलिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो देखो सबसे ज़्यादा हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू किसके लिए है, 145 A के लिए है। तो इसका मतलब A की सॉलिबिलिटी तो सबसे कम होने वाली है। उससे ज़्यादा अगर आप देखेंगे वैल्यू तो देखिए 35 किलो बार C के लिए है और सबसे कम वैल्यू जो है वो B के लिए है। तो इसका मतलब सॉलिबिलिटी का ऑर्डर जस्ट अपोजिट होने वाला है, यानी कि B की सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा, उससे कम सॉलिबिलिटी C की और सबसे कम सॉलिबिलिटी A की। तो सेकंड आंसर जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो देखिए 53 क्वेश्चन नंबर में हम लोगों से कहा गया है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर। जो बॉइलिंग पॉइंट्स है हाइड्राइड्स के किसी ग्रुप 16 एलिमेंट्स के, उनका क्या ऑर्डर होता है। देखिए H2O, H2TE, H2SE, H2S। आप जानते हो कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगता है। तो ये बात तो ठीक है कि जब हम जाएंगे ऑक्सीजन फैमिली के अंदर तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। लेकिन वाटर का सबसे ज़्यादा होता है, आप जानते हो किस वजह से होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो चुकी है। चलिए हम आते हैं अब अपनी सेकंड स्टेटमेंट पे। देखिए सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास के बेसिस पे वाटर जो है एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। बात तो ठीक है, मॉलिकुलर मास के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए था, लेकिन प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। तो ये बात एकदम सही है। तो हमारा जो आंसर है वो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो एकदम करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 53 का जो आंसर आएगा वो आप लोगों का फर्स्ट आएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 54 पे। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पर होती है, जहाँ पर आपको ग्रुप्स पास में दिख रहे हैं जिनमें पॉसिबिलिटी है किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की। तो आप देखिए यहाँ पर NO2 और OH, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो यहाँ पर NO2 और OH फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, लेकिन फोर्थ में भी ऐसे तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर होगी। लेकिन यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर का केस ये नहीं है, इंटरमोलिकुलर का केस है, क्योंकि अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल हैं। इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तभी हम बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट में ही पॉसिबल है, सेकेंड में ग्रुप्स दूर हैं, थर्ड में ग्रुप्स दूर हैं। तो फर्स्ट जो है इसका सही आंसर होगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर प्रेजेंट है, फर्स्ट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोगों से बोला जा रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलो द ऑर्डर, एन पेंटेन से कम आइसोपेंटेन से कम नियोपेंटेन। देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी,
बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्डर में क्या होने लगता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करने लगता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम सही है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेज द मॉलिक्यूल अटेन्स अ शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट्स इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कॉन्टैक्ट। बात ठीक है, ब्रांचिंग होने की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है, ड्यू टू विच द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स आर वीक, देयर बाय लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि जब सरफेस एरिया यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस भी कम हो जाते हैं और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। तो स्टेटमेंट दोनों ही यहाँ पर सही हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में हम लोगों से कहा गया है दैट कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट। देखिए जो कंपाउंड SN1 रिएक्शन को फास्टेस्ट रेट से करेगा यहाँ पर, वो कंपाउंड आपको निकालना है। देखिए SN1 रिएक्शन के अंदर सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो देखो आप जब यहाँ से ब्रोमीन ग्रुप हटाओगे तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाओगे। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा अगर, तो एक कार्बोकेटाइन ये बन रहा है, कौन सा वाला बन रहा है, प्राइमरी। यहाँ पर अगर आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे सेकेंडरी। और यहाँ पर अगर आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो इस पे कार्बोकेटाइन बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, लेकिन इस वाले केस के अंदर यहाँ पर अगर पॉजिटिव आया तो इस वाले केस में ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, जिस वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो फोर्थ आंसर जो है हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों से बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स रिएक्ट, कौन सा एल्कोहल जो है वो रिएक्ट करेगा विद इंस्टेंटेनियसली विद लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट के साथ तुरंत कौन रिएक्ट कर लेगा। देखो लुकास रिएजेंट आप लोग जानते हो HCl ZnCl2, और इसके साथ कौन आसानी से रिएक्ट करता है, जो कि टर्शरी होगा वो सबसे आसानी से रिएक्ट करेगा। तो देखो पहले में तो प्राइमरी है, दूसरे में अगर आप देखोगे तो सेकेंडरी है, और तीसरे में आप देखोगे तो फिर प्राइमरी है, लेकिन चौथे में अगर आप देखोगे तो टर्शरी है। इसका मतलब ये सबसे आसानी से यहाँ पर रिएक्ट करने वाला है। तो फोर्थ ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.75 m HCl सॉल्यूशन। जो मास है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बच रहा है, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाओ कि NaOH प्लस HCl की रिएक्शन के अंदर ज़रूर ऐसा हो रहा होगा कि HCl तो पूरा ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन NaOH हमारे पास क्या हो रहा है, बच जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब HCl जो है हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट होने वाला है, यानी कि हमारा LR होने वाला है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट किया आपने किसके साथ, 25 ml ऑफ 0.75 m HCl सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया हुआ है कि आप क्या किया करो, इस वाले केस के अंदर दोनों के नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लिया करो, और जो भी लिमिटिंग रिएजेंट आप लोगों ने निकाला यहाँ पर, अब आप क्या करो, देखो आप ये जानते हो कि इसका इतना मोल, अगर इसका 1 मोल होगा तो इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो आपके पास HCl का जो मोल निकल कर आएगा, देखो यहाँ पर इसका ml गिवन है और साथ साथ हमें क्या गिवन है, इसकी मोलैरिटी गिवन है। तो आप लोग नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल सकते हो, जो कि आप क्या निकल के आ जाएंगे, मास, जो कि निकल कर आ जाएंगे आपकी क्या, मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम, जो कि किस में होगा, लीटर में। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आप लोगों की आएगी 0.01875 मोल। इसी तरीके से NaOH के लिए अगर आप देखोगे तो इसका हमारे पास क्या गिवन है, ग्राम गिवन है। इसे आप मोलर मास से जब आप डिवाइड करोगे तो 1/40, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.025 मोल। जब आप इन दोनों मोल्स को आपस में माइनस करोगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स बच रहे हैं, तो जब 0.025 मोल्स में से आप माइनस करोगे 0.01875 मोल, तो आपके पास बचेगा 0.0625 मोल, जिसको आप मल्टीप्लाई कर देना 40 ग्राम से। आपका आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा 250 mg। ठीक है, तो ये जो आंसर है, इसका आंसर क्या होगा, सेकंड आंसर होगा। ये बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, और ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के अपने कॉपी के अंदर किए हुए हैं, और साथ ही साथ हमने जो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है उसके अंदर भी इसका सॉल्यूशंस अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 जो है ये अगेन एक आसान क्वेश्चन है। इसमें आप लोग जानते हो कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में लगाना है।
तो वैसे तो ऑर्डर आपको पता है कि लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, बेरिलियम और बोरोन, तो यहाँ पर एक ट्रेंड चेंज देखने को मिलता है क्या, कि बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए थी बोरोन की, लेकिन बोरोन से ज़्यादा किसकी होती है, बेरिलियम की। और उसका रीज़न हमने पढ़ा हुआ है क्या, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है कि होनी तो किसकी ज़्यादा चाहिए थी, कार्बन वाले की, लेकिन यहाँ पर किसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन वाले की ज़्यादा होती है। और उसका रीज़न भी, हाँ सर, यहाँ पर वो ऑक्सीजन से तो कंपैरिजन हम लोगों ने किया ही नहीं है अभी, नाइट्रोजन वाले की यहाँ पे ज़्यादा है, लिथियम बोरोन, क्योंकि ऑक्सीजन पे तो हम पहुँचे ही नहीं ना, ठीक है। तो यहीं तक ख़त्म हो गया हमारा क्वेश्चन, इसके आगे गया ही नहीं। तो बस एक ही जगह पे ऑर्डर चेंज देखने को मिलता है, कहाँ पर, बोरोन और बेरिलियम वाले केस में। बाकी जो ऑर्डर है बिल्कुल सेम ऑर्डर है ही है, ठीक है। तो दो जगह पे एक्सेप्शन थे, और वो एक्सेप्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, ठीक है। तो 59 का आंसर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने, देखिए अगले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है यहाँ पर। तो देखिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर काउंट करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट वाले केस में अगर आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक यहाँ पर है और दो यहाँ पर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने दिखाई देंगे आपको, 1 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई देगा। जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 और 2 और 2, यानी कि 7 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये कार्बोकेटाइन क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। तो 60 का फोर्थ आंसर जो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही है। इसमें बोला गया है हम लोगों से कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है किसी केमिकल रिएक्शन में कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ वन नोज द वैल्यू ऑफ, अगर किसी को इसकी वैल्यू पता है, किसकी, रेट कांस्टेंट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कोलिजन। देखो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए हम लोगों को क्या पता है कि रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स अगर हमें पता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि log K2/K1 इज इक्वल्स टू EA/2.303 R इंटू 1/Ty माइनस में 1/T2। तो यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं कि अगर आपको 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रेट कांस्टेंट पता है तो आप EA की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। यही हम लोगों से पूछा गया है। तो फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ये बात बिल्कुल ठीक है, एनिलीन जो है वो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोली गई है एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस था उसके अंदर एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बनता है, जबकि एनिलीन जो है ये एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं है, ठीक है, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा। तो एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक हुई। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड भी सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर ट्रू। फर्स्ट आंसर जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को आप चाहें तो पॉलिंग स्केल से भी देख सकते हैं और नहीं तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि हम लोग एक एक्रोनिम याद करते हैं फ़ोन। फ़ोन के अंदर क्या आता है कि फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे कम ऑक्सीजन और उससे कम नाइट्रोजन। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑर्डर है देखो एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर होने ही वाला है वैसे भी। बाकी आप देख लीजिए सिलिकॉन और कार्बन में अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, सिलिकॉन से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन। चलिए बढ़ते हैं फिर हम अपने अगले। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से बोला गया है कन्वर्जन नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड, यानी कि ये जो कन्वर्जन हम कर रहे हैं उसके लिए कितना फैराडे रिक्वायर्ड होगा। देखो फैराडे जो है यहाँ पर बेसिकली अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 मोल 1 फैराडे हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। तो देखो 1 मोल H2O से O2 अगर आप बना रहे हो तो 1 मोल H2O में अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ये -2 है और -2 से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। लेकिन क्योंकि 1 मोल की बात हो रही है तो इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज है, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज का मतलब आप समझ लीजिए कि 2 फैराडे का चेंज की बात हो रही है, यानी कि ए का जो आंसर है वो तो सेकंड होने वाला है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट या थर्ड में से कोई एक आंसर हमारा करेक्ट होगा।
फिर हम बढ़ते हैं 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस 2 Mn2 प्लस। तो MnO4 माइनस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर MnO4 माइनस क्या होता है +7, और +7 से आप +2 पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यानी कि आंसर जो होगा आपका 5 फैराड होने वाला है। तो यानी कि बी का जो आंसर है वो 4th हो जाएगा। तो देखिए बी का 4th जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रहा है, तो आप चाहें तो यहीं से भी टिक कर सकते हैं और चाहें तो आप पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सी में अगर आप देखेंगे तो सी के अंदर 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। देखिए कैल्शियम क्लोराइड जो है सी है 2 मोल का वैसे तो चेंज दिख रहा है, लेकिन क्योंकि 1.5 मोल के लिए बोला गया है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा 1.5 गुना हो जाएगा उसका, यानी कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि सी का जो आंसर होने वाला है वो सी का जो आंसर होने वाला है वो फर्स्ट होने वाला है। और डी का अगर आप देखेंगे तो डी के अंदर क्या होगा 1 मोल FeO से क्या बन रहा है Fe2O3 बन रहा है। तो देखिए FeO की अगर हम बात करें तो ये +2 में होता है और Fe2O3 क्या है +3 के अंदर है। तो इसका मतलब एक ही मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज है, एक ही मोल इलेक्ट्रॉन का अगर चेंज है तो इसका मतलब डी का जो आंसर है वो क्या हो जाने वाला है 3rd हो जाने वाला है। तो जो हमारे पास 64 का करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आंसर आने वाला है, फर्स्ट आंसर आने वाला है। देखिए ये भी एक काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 65 में क्या गिवन है, फर्स्ट लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है, यानी कि कॉम्प्लेक्स गिवन और टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पूछा है। देखिए NO2 की अगर आप बात करें और यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शंस गिवन है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन। तो आप लोग इतना जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं NO2 की तो NO2 क्या करता है 2 तरह की लिंकेज दिखाता है, यानी कि ये नाइट्रेटो N भी है और नाइट्रेटो O भी है, यानी कि नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है। तो ये कौन सा वाला केस है, फर्स्ट जो है हमारा केस है किसका, लिंकेज आइसोमेरिज्म का। सेकंड अगर हम बात करें तो देखो SO4 और Br अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 ये जो आयन्स है ये क्या कर सकते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। थर्ड जो है ये 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको गिवन है, ये कौन सा दिखाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, लिगेंड्स आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। डी की अगर हम बात करें तो अब तो बचा ही कुछ नहीं है वैसे, लेकिन अगर वाटर को आप देखेंगे तो वाटर के केस में क्या हो सकता है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो देखिए ए का जो आंसर है आपका सेकंड मैच कर रहा है, ए का सेकंड हो गया और बी का अगर आप देखेंगे तो थर्ड हो गया, सी का 4 हो गया और डी का फर्स्ट हो गया। तो इसका मतलब ये जो आंसर मैच कर रहा है आपका किस में मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं फिर हम अपने अगले क्वेश्चन के। देखिए 66 में हम लोगों से कहा गया है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखिए अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया जो है, अमोनिया की शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल। BrF5 की अगर हम बात करें तो कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल। XeF4 की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर। और SF6 की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो हम क्लास में बिल्कुल डिटेल में सीखते हैं और बहुत सारी हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ए का आंसर जो है वो क्या होने वाला है, फर्स्ट होने वाला है। देखिए फर्स्ट से ही आपका आंसर आ चुका है, तो आप चाहें तो 66 का सीधे फर्स्ट पढ़कर ही आंसर मार सकते थे कि क्या होगा, 66 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए ये जो है विच प्लॉट ऑफ ln वर्सेस 1/t इज कंसिस्टेंट विद आर्हेनियस इक्वेशन। देखिए आपको इसके लिए आर्हेनियस इक्वेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको आर्हेनियस इक्वेशन पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, आर्हेनियस इक्वेशन होती है ln k इज इक्वल्स टू ln A माइनस EA/RT, ठीक है, ये इक्वेशन होती है। अब देखिए इस इक्वेशन में अगर आप लोग देखेंगे तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाली इक्वेशन से। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x जो है आपका यहाँ पर क्या है, 1/t है। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव में है, माइनस ऑफ EA/R। तो इसका मतलब जो ग्राफ आने वाला है वो डिक्रीजिंग ग्राफ आने वाला है। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको 4th ही आंसर यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कुछ इंटरसेप्ट भी है और वो जो इंटरसेप्ट है वो क्या होगा, ln A होगा। तो यानी ग्राफ ऊपर से इसलिए चालू हो रहा है। तो 4th ऑप्शन जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। और ये इक्वेशन सीधे आप लोग ये जो डायग्राम है सीधे देखते भी हो, बाकी आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इक्वेशन याद है तो आप इजीली इसे तुरंत एग्जाम के अंदर भी निकाल कर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। देखिए 68 क्वेश्चन में हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट n is equals to 1 for He plus ion is minus x joule, then that for an electron in n is equals to 2 state for Be3 plus ion in joule is। देखो यहाँ पर बेसिकली अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर E के बारे में आप जानते हैं कि E किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ Z²/n² के बराबर होता है। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट जो केस हमें गिवन है, ग्राउंड स्टेट किसकी गिवन है, हम लोगों को हीलियम आयन की गिवन है।
और हीलियम आयन की ग्राउंड स्टेट की अगर आप बात करेंगे तो इसका मतलब आप जानते हैं कि Z जो है हीलियम के लिए कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर यानी कि 4 होने वाला है। तो 4 का मतलब यहाँ पे x जूल है। एंड देन दैट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल्स टू 2 स्टेट फॉर B3+ आयन इन जूल। ठीक है, तो अब देखिए सेम अगर रिलेशन आ रहा होगा तो फिर हम सेम कर देंगे, वरना हम मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो रहा होगा वो कर देंगे। यहाँ पे देखिए बेरिलियम की अगर हम बात करें और n इज इक्वल्स टू 2 ले रहा है, बेरिलियम की अगर हम बात करेंगे तो हम जानते हैं Z क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी 4 वाला रिलेशन ही आ रहा है, तो आप जान गए हैं कि आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है। तो आंसर क्या होने वाला है -(x), यानी कि यहाँ पर भी एनर्जी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, किस प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी इंक्रीज करती है। अ लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर। देखो कभी भी अगर आपको दिखाई दे कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या फिर लिक्विड से गैस बन रहा है तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन। देखो जब भी क्या करेगा टेम्परेचर को कम करेगा, तो टेम्परेचर को कम करने से क्या होता है, सॉलिड यूजुअली क्या होती है, चीज़ें जो हैं वो अगर गैस है तो लिक्विड बनने लगती है, लिक्विड है तो फिर वो क्या बनने लगती है, सॉलिड बनने लगती है। तो इसका मतलब यहाँ पर एंट्रोपी कम हो रही है बढ़ने के बजाय, और हम लोगों से पूछा गया बढ़नी चाहिए, तो बी वाला तो आंसर गलत हो जाएगा। सी में देखिए सॉलिड था, सॉलिड से हम लोगों को गैसेज में मिल रही है, तो इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ ही रही होगी। डी में अगर आप देखेंगे तो Cl2 गैस, यहाँ पर गैस का 1 मोल अगर था तो यहाँ पे 2 मोल मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एंट्रोपी बढ़ रही है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होने वाला है, यहाँ पर ए, सी और डी तो करेक्ट है, लेकिन बी जो है वो गलत है। तो थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 70 पर। देखिए यहाँ पर बोला गया विच रिएक्शन इज़ नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन वो वाली होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें जिंक से Zn2+ बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर में देखिए कॉपर 2+ से अगर कॉपर बन रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। सेकंड में अगर हम देखेंगे तो KClO3 अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन यहाँ पे -5 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और ये 0 में चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, ऑक्सीडेशन देखने को मिला। जबकि आयोडीन की अगर आप बात करेंगे तो ये 0 में था और 0 से -5 में चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिला, तो इसका मतलब ये भी रेडॉक्स का केस है। थर्ड अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में थे, लेकिन हाइड्रोजन जो है +1 में चला गया और क्लोरीन -1 में चला गया, तो इसका मतलब एक का ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरे का रिडक्शन हुआ, तो इसका मतलब ये भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो बेरियम क्लोराइड +2 से +2 में ही रहा, जबकि जो SO4 2- है वो भी SO4 2- में ही रहा, और सोडियम जो है वो +1 था +1 ही रहा, क्लोरीन भी -1 था -1 ही रहा, तो इसका मतलब फोर्थ वाली जो है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। 70 का फोर्थ आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया क्वांटम नंबर और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देखिए n की अगर हम बात करें तो n बेसिकली हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन देता है, साइज़ ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, तो इसका मतलब d का तो आंसर क्या होने वाला है, सेकंड होने वाला है। देखिए d का सेकंड एक ही जगह पे आ रहा है। चलिए और अगर हम देखते हैं l की बात करें अगर हम, तो l हमें किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल किस तरीके की शेप का होगा, तो c का तो आंसर क्या होने वाला है, फर्स्ट होने वाला है। तो c का अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हो गया है। अब a और b की अगर हम बात करें तो a में जो है ml गिवन है, तो ml किसके बारे में हम लोगों को बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में हमें बताता है, तो आंसर इसका थर्ड होने वाला है। ms की अगर हम बात करें तो ये जो स्पिन वाला है किसके बारे में बताता है हमें, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो b का आंसर क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए a जो है, a के बारे में बात करें तो a थर्ड है, ठीक है, b फोर्थ और c फर्स्ट और d सेकेंड। तो हमारा आंसर तो हमें पहले भी मिल चुका था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 71 का सेकेंड आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट आपको याद होगा, न्यू इज इक्वल्स टू √n+2, जहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो जिसके लिए भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम आने वाला है उसके लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखिए पहला जो है टाइटेनियम 3+ की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर D1 कॉन्फिगरेशन है, यानी कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम 2+ की अगर हम बात करें तो D4 यहाँ पर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। Mn 2+ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर
D5 यानी कि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और Fe2+ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर D6 यानी कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन अगेन है। तो इसका मतलब B और D तो सेम है ही है। फिर अगर हम बात करते हैं E की, तो E के अंदर स्कैंडियम 3+ यानी कि यहाँ पर D0 है। तो ये वाली जो सिचुएशन है आपको क्या देखने को मिलेगा, B और D के अंदर क्या मिल रहा है, सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट आंसर जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 73 द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज। देखिए ये भी फ्री के नंबर हैं इस क्वेश्चन के अंदर। 4 मोल ऑफ हीलियम, 4 मोल ऑफ हीलियम की अगर हम बात करेंगे तो इसका मास, और 4 U ऑफ हीलियम, ठीक है, ये तो एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहे हैं तो बहुत छोटी है मोल के आगे। और 4 ग्राम ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम भी क्या देखने को मिलेगा आपको कि छोटा है किसके मुकाबले, 4 मोल ऑफ हीलियम के मुकाबले, ठीक है। और 2.27 लीटर ऑफ हीलियम एट SCP, ये भी बहुत छोटा है किसके मुकाबले, क्योंकि ये तो 1 मोल भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब आंसर क्या होने वाला है, 73 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 74 क्वेश्चन नंबर में हमसे बोला गया अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ग्रुप 16 के अंदर ऑक्सीजन फैमिली है, बेसिकली ऑक्सीजन तो दिखाएगा ही -2, लेकिन डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप आते जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, यानी कि जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दिखाने की टेंडेंसी कम होती जाती है। तो सबसे नीचे चले जाओ, कैसे सबसे नीचे जाओगे, उससे टीपो, ठीक है। तो पोलोनियम जो है सबसे नीचे होने वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे नीचे है तो इसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो 74 का आंसर क्या होने वाला है, D होने। 75 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जो E0 वैल्यू है किसके लिए, Mn3+ टू Mn2+, कपल इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ Cr3+ टू Cr2+ और Fe3+ टू Fe2+ ड्यू टू चेंज ऑफ। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 75 के अंदर देखो, Mn3+ से जब आप Mn2+ में जाओगे तो यहाँ पर D4 से D5 कॉन्फ़िगरेशन में जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, और इसी वजह से ये क्या होता है, मोर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 75 का आंसर जो आएगा वो कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर हम बढ़ते हैं, चलिए अपने अगले। देखो ये जो है द रिएजेंट्स विद विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट प्रोडक्ट्स आर। ग्लूकोज किसके साथ रिएक्ट करके टेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं देता। देखो फर्स्ट जो है टॉलेंस रिएजेंट दे रखा है, ठीक है, ये बेसिकली आप लोगों को ऑर्गेनिक में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, NCERT के अंदर सीधे सीधे गिवन है। तो देखो टॉलेंस रिएजेंट के साथ दे देगा, HCN NH2OH के साथ दे देगा। ये जो है हम लोगों को नहीं देगा किसके साथ, शिफ्ट रिएजेंट के साथ और NaHSO3 के साथ, ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, इन दोनों के साथ ये रिएक्शंस नहीं देता है। तो आंसर क्या होने वाला है, B एंड E होने वाला है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए ये जो अगला वाला क्वेश्चन है इसमें बोला गया आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो चेंज है, ये आसानी से लाया जा सकता है किससे, ये जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए BH3H2O2 OH-, ये किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होने वाला है, OH ग्रुप जो है सबसे पहले यहाँ वाली पोजीशन पे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा, और उसके बाद जब आप क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, PCC की प्रेजेंस में, तो ये हम लोगों को क्या दे देगा, एल्कोहल से एल्डिहाइड दे देगा, यानी कि जो हमारा सेकेंड आंसर है वो यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 77 का जो आंसर है वो क्या आएगा, हमारा सेकेंड आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया KP एंड KC आर नॉट इक्वल। KP और KC किस में बराबर नहीं होंगे। तो देखो KP और KC के बीच में एक रिलेशन होता है, KP इज इक्वल्स टू KC RT की पावर डेल्टा n, ये एक रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स अगर चेंज नहीं होंगे तो इसका मतलब KP और KC के बीच में जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, बराबर का आएगा, क्योंकि RT की पावर अगर 0 होगा तो उसका मतलब तो 1 ही होता है। तो KP बराबर में KC हो जाएगा, तो इसका मतलब डेल्टा n में कुछ चेंज आना चाहिए, तभी ये दोनों बराबर नहीं होंगे। देखो पहले ही केस में अगर हम देखें तो ये 1 मोल है और ये जो है 1 और 1 2 मोल है, तो इसका मतलब 1 मोल से 2 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब 2 मोल माइनस में 1 मोल, तो डेल्टा n क्या है यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब इसी के अंदर KP और KC की वैल्यू बराबर नहीं है, जबकि अगर आप देखेंगे किसके अंदर, बाकी केसेस के अंदर, तो KP और KC की वैल्यू क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेकंड के अंदर लेफ्ट साइड में दो मोल है, राइट साइड में भी 2 मोल है। थर्ड के अंदर देखेंगे तो लेफ्ट साइड में भी 2 मोल है और राइट साइड में भी 2 मोल है। फोर्थ के अंदर देखेंगे तो फोर्थ में भी लेफ्ट साइड में भी 2 मोल है और राइट साइड में भी 2 मोल आपको गिवन है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए 79 क्वेश्चन नंबर में हम लोगों से बोला गया है अ कंपाउंड विद अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C6H14 हैज़ 2 टर्शरी कार्बन्स, इट्स IUPAC नेम इज़। देखो 2 टर्शरी कार्बन होने चाहिए, तो देख लेते हैं हम किसके अंदर 2 टर्शरी आएंगे। एन हेक्सेन की बात करें तो एन हेक्सेन में तो आप लोग जानते हो कि नहीं हो सकता, ठीक है। एन हेक्सेन में तो टर्शरी कार्बन 2 नहीं आ पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन और प्राइमरी कार्बन ही ओनली। 2 मिथाइल पेंटेन की अगर हम बात करें तो 2 मिथाइल पेंटेन को अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखो यहाँ पर केवल एक ही टर्शरी कार्बन आ रहा है। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं इसको नीचे बना रहा हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखो 2 और 3 पे लगा हुआ है, तो ये टर्शरी, हाँ इधर भी टर्शरी। तो थर्ड वाला जो आंसर है यहाँ पर क्या हो रहा है, एकदम करेक्ट आंसर इसका हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोगों से पूछा गया है फेलिंग सॉल्यूशन ए कौन सा होता है। तो आप लोग जानते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन ए कौन सा होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 को। देखिए 81 में हम लोगों से पूछा गया थर्मोडायनेमिक्स के बेसिकली नॉर्मल प्रोसेस गिवन है, उसी के बेस पे क्वेश्चन है। आइसोथर्मल प्रोसेस आप लोग जानते हो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, तो ए का तो आंसर क्या होने वाला है, सेकंड होने वाला है। और देखो फर्स्ट एक ही से आपको आंसर मिल चुका है, ठीक है। आप चाहो तो आगे के ऑप्शन चेक करो, वरना आप सीधे सीधे उनको छोड़ सकते हो। आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस जो है, कोरिक यानी कि क्या है, सेम वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बी का आंसर क्या होने वाला है, थर्ड होने वाला है। सी की अगर हम बात करें तो आइसोबारिक प्रोसेस, बार यानी कि यहाँ पे क्या है, प्रेशर की बात हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। और डी की अगर हम बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि डी का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या होने वाला है, 81 का 4 आंसर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। देखिए 82 में हम लोगों से बोला गया है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट हमें गिवन है। और हम लोगों से क्या है, स्टेटमेंट 1 बोथ CONH3 का होल 6 3+ एंड COF6 3- कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। लेकिन इनका मैग्नेटिक बिहेवियर जो क्या होता है, अलग होता है। CONH3 का होल 6 3+ इज डायमैग्नेटिक, वेयरएज COF6 3- इज पैरामैग्नेटिक। देखिए यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाले केस में बात करें तो दोनों ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, 6 हैं तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन इनका मैग्नेटिक बिहेवियर अलग होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोबाल्ट के अंदर ये 2 केसेस जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना, इसके अंदर जो अमोनिया वाला केस है उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और ये जो फ्लोरीन है किसकी तरह बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से आपको ये डिफरेंस दिखाई देगा। CONH3 का होल 6 3+ क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, ये बात ठीक है, ठीक है। और जो COF6 का 3- है, ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पर जो पेयरिंग कम्प्लीटली नहीं हो रही है, जबकि फर्स्ट वाले केस में जो पेयरिंग है वो कम्प्लीटली हो जाती है। तो स्टेटमेंट पहली भी सही है और दूसरी भी सही है। तो 82 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए 83 बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। देखो सॉलिड से वेपर सीधे सीधे चेंज हो जा रहे हैं, ये जो टेक्निक है यूज़ फॉर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। और इसमें क्या यूज़ होता है, बेसिकली सब्लिमेशन। लिक्विड से अगर आप सॉलिड से सीधे सीधे वेपर में कन्वर्ट करोगे, लिक्विड स्टेट आने नहीं दोगे, तो इसका मतलब आप क्या करवा रहे हो, सब्लिमेशन, जैसे कपूर के स्टेट में होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 83 का सेकंड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को। देखिए 84 का जो फर्स्ट वाला है, इसमें क्या दे रखा है हम लोगों को कि यहाँ पर ये इसमें कंपाउंड में बदल रहा है डबल बॉन्ड O, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पर हट रही है कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है। तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है, O3ZnHg की प्रेजेंस में होता है, या फिर O3Zn वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ए का जो आंसर है वो क्या होगा, फोर्थ हो जाएगा ये रिएक्शन। अगर हम बात करें बी की, तो बी का जो फर्स्ट है ये बेसिकली कौन सी है, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। और ये जो फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन है इसका केस कौन सा वाला है, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला केस है, बी का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सी का अगर आप देखेंगे तो ये रिएक्शन भी बहुत फेमस है। सी का आंसर क्या है, CrO3। यहाँ पर क्या हो रहा है, OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाता है किसके अंदर, डबल बॉन्ड O ऑक्सो ग्रुप के अंदर। डी में अगर आप देखेंगे तो CH2CH3 ये जो ग्रुप है किस में बदल रहा है, COOK में बदल रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। तो डी का आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, थर्ड होने वाला है। तो अगर आप ऑप्शन मैच करेंगे तो कौन सा होगा, ए का आंसर आपको दिखाई देगा फोर्थ, ठीक है। ए का आंसर फोर्थ जो है 2 जगह पे आ रहा है, कोई बात नहीं। बी में अगर आप देखेंगे तो बी का आंसर फर्स्ट हो गया। सी का आंसर अगर आप देखेंगे तो सी का आंसर यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आया है, सी का आंसर हमारे पास निकल के आया है सेकेंड।
तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 में हम लोगों से बोला गया है फॉर द रिएक्शन 2A टू B प्लस C। 2A से क्या बन रहा है, B प्लस C बन रहा है, और यहाँ पर Kc जो है आपको गिवन है 4 × 10⁻³ एट अ गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। एक समय पे रिएक्शन मिक्सचर में क्या है, A, B और C तीनों बराबर हैं और कितने हैं, 2 × 10⁻³ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कौन सी इक्वेशन जो है यहाँ पर करेक्ट है। देखो यहाँ पर आपको जब रिएक्शन को पता लगाना कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, तो आपको A, B और C की किसी टाइम पे कंसंट्रेशन गिवन है और आपसे पूछा गया रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी गई है। तो देखो आप लोग जानते हैं कि जो Q की वैल्यू है वो क्या है, रिएक्शन में आप लोगों को पता लग जाती है किस टाइम पे, जब भी आप क्या करते हैं कंसंट्रेशंस को पुट करते हैं। और अगर आपको पता लग रहा है कि Q की वैल्यू क्या होती है, Kc से बड़ी है, तो इसका मतलब आप जानते हैं कि रिएक्शन किस तरफ जा रही होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है। और अगर Q की वैल्यू छोटी होती है Kc से, तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है। और अगर Q की वैल्यू क्या आ जाती है, Kc के बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब रिएक्शन जो है किस में आ गई है, इक्विलिब्रियम में आ गई है। चलिए हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप लोग देखेंगे कि जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, यानी कि B इंटू में C अगर आप करेंगे और डिवाइडेड बाय, ठीक है, यही होता है ना, जब भी आप Q की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी कि B इंटू में C की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पर 2 है नीचे A के साथ में, तो क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये सारी कंसंट्रेशन बराबर है, तो आपस में ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि 2 × 10⁻³ इंटू में 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू आने वाली है 1। तो अगर आप देखेंगे तो Q जो है यहाँ पर बड़ा है किससे, Kc से, क्योंकि 2 × 10⁻³ से कौन बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा। तो इसका मतलब Q जो है वो K से बड़ा अगर आ रहा है, तो आप ये समझ चुके हैं कि रिएक्शन किस तरफ जा रही होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया था पेयर ऑफ लैंथेनॉइड आयंस विच आर डायमैग्नेटिक इज। देखिए लैंथेनॉइड आयन जो कि डायमैग्नेटिक होंगे, ये आप किस तरीके से देख सकते हैं, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं करनी होती, कुछ एक कॉन्फ़िगरेशन ही हैं जो कि आपको याद करनी होती है, वो कि आप लोगों को नोट्स में ऑलरेडी लिखवा दी जाती हैं। तो देखिए पेयर ऑफ लैंथेनॉइड आयंस जो है डायमैग्नेटिक कौन सा होगा, C4+ की अगर हम बात करें तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, F0 कॉन्फ़िगरेशन होती है। और YB2+ की अगर हम बात करें तो F14 कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो F0 की अगर हम बात करें, चाहे F14 की बात करें, तो F0 के अंदर क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और F14 के अंदर भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। तो फर्स्ट आंसर जो है एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 में हम लोगों से बोला गया है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, CONH3 का होल 6 3+ जो एक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर लिगेंड्स जो है वो सेम होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे जो हैं वहाँ पे क्या हो रहे हैं, अमोनिया हो रहे हैं, तो इसका मतलब सारे लिगेंड्स सेम है। वेयरएज जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, हाँ, क्योंकि हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड। तो यहाँ पर भी देखो एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट तो एकदम सही है। स्टेटमेंट सेकंड की अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 6 3+ हैज़ ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, बट CONH3 का होल 4 Cl2+ हैज़ मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। बात तो ये भी ठीक है भाई, ऊपर वाले में एक ही तरह का लिगेंड जबकि नीचे वाले में 2 तरह के लिगेंड है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपको करेक्ट आंसर गिवन है, तो फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में आप लोगों को गिवन है मास इन ग्राम ऑफ कॉपर deposited by passing 9.6487 ampere current through a voltmeter containing copper sulfate solution for 100 seconds is, ठीक है, गिवन मोलर मास कॉपर का आपको गिवन है 63 ग्राम पर मोल और 1 फैराड जो है कितना है 96487 कूलम। देखो आप लोगों से सीधे सीधे यहाँ पे क्या पूछा गया है, वेट पूछा गया है, और वेट निकालने के लिए हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर एक फॉर्मूला जानते हैं। किसके केस में, यहाँ पर जब भी हम लोगों को गिवन है क्या चीज़, अगर करंट गिवन है और ये हम लोगों से बता रखा है कि कितना टाइम लिया गया है, तो बस हम लोग क्या लगा देंगे, W = ZIT, ठीक है, फैराडे लॉ से हम इजीली निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम लोगों को 1 फैराडे की वैल्यू भी गिवन है 96487। देखिए क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है कि जो ऊपर करंट है
और जो नीचे फैराडे की वैल्यू है वो बिल्कुल सेम करके दे रखी है, तो आसानी से आप इनको काट सकते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन बड़ी ना निकले। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, देखिए z की जो वैल्यू जो यहाँ पे क्या हो जाएगी 63 हो जाएगी, क्योंकि कॉपर की बात हो रही है। और i की वैल्यू आपको गिवन है, टाइम भी आपको गिवन है 100 सेकेंड, ठीक है, कोई यूनिट भी आपको यहाँ पर चेंज नहीं करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, सेकेंड आंसर जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है 63। और यहाँ पर जब आप निकालेंगे सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ को तो सेकेंड आंसर जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गिवन था तो ZIT/96487, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 63 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, क्योंकि कॉपर सल्फेट गिवन सॉल्यूशन गिवन है तो इसका मतलब n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाने वाली है 2 हो जाने वाली है, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेंगे क्वेश्चन, बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 89 हमें गिवन है, इसमें बोला गया है फॉर द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन आप लोगों को गिवन है KMnO4 के साथ। देखो KMnO4H+ के साथ जब ये रिएक्शन होती है एसिडिक कंडीशन में, तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में क्या होने लगता है, C डबल बॉन्ड OH बन जाता है, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है मिट जाती है, और यहाँ पर क्या बन जाता है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप बनता है। तो सेकेंड आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही क्या बनेंगे COOH वाले ग्रुप बनेंगे। तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर ये आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में हम लोगों से बोला गया था प्रोडक्ट्स A एंड B ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली आर 3 ROH प्लस PCl3 गिव्स राइज टू 3 RCl प्लस। आपको ये पता है कि जब ROH और PCl3 की रिएक्शन होती है तो जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है H3PO3 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना क्या बना H3PO3 बना। और सेकंड में देखेंगे अगर आप ROH प्लस PCl5 ये बनेगा RCl प्लस HCl प्लस क्या बनता है यहाँ पर POCl3 साथ में बनता है। तो आप देख लीजिए कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर A और B के लिए। देखिए POCl3 पहले दे रखा है, ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड में भी POCl3 पहले दे रखा है, ये भी गलत है। थर्ड में देखेंगे तो H3PO4 दे रखा है, ये भी गलत है। फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो H3PO3 एंड POCl3 गिवन है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर जो है वो सही आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से बोला गया है द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स, यानी कि 4 गुना हो जाता है व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 57 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम लोगों से पूछी गई है। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर सीधे सीधे आप लोगों को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पूछी गई है, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया था, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R मल्टीप्लाई बाई 1/T1 माइनस बाई 1/T2। आपको बस क्या करना है, देखिए आपको ऑलरेडी गिवन है कि रिएक्शन में क्या हो रहा है क्वाड्रुपल हो रहा है, तो इसका मतलब log K2/K1 की वैल्यू आपको गिवन है, यानी K2/K1 क्या है 4 है, तो log 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, उसकी वैल्यू भी गिवन है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। और 1/T1 माइनस 1/T2 आपको दोनों टेम्परेचर पुट करने हैं। बस आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर जो है यहाँ पर केल्विन में यूज़ किया जाता है, तो आप केल्विन में ज़रूर टेम्परेचर को चेंज कर लीजिएगा। अगर आप केल्विन में टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आने वाली है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर जो है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe2+ आयन। देखिए Fe2+ आयन का हाइड्रोलिसिस ना हो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा वाला, कंसनट्रेटेड यूज़ नहीं करते। अगर हम कंसनट्रेटेड यूज़ कर लेंगे तो वहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस हम प्रिवेंट करना चाह रहे थे वो प्रिवेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर यूज़ किया जाता है। 92 का आंसर क्या होगा, फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए 93 क्वेश्चन में हम लोगों से बोला गया है मेजर प्रोडक्ट्स A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। देखिए यहाँ पर पहली रिएक्शन PbR3 के साथ आप करा रहे हो, तो PbR3 बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, OH ग्रुप जो है इसको हटाएगा और इसकी जगह पे क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा। तो देखिए OH ग्रुप हटा और ब्रोमीन आया, तो पहले दो ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। एल्कोहलिक QH जब आएगा तो क्या होने वाला है, एलिमिनेशन होने वाला है। और एलिमिनेशन कौन सा होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा और एक ब्रोमीन हटेगा। हाइड्रोजन और ब्रोमीन हटेगा तो आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो कौन सा करेक्ट होगा, 93 का फर्स्ट आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से बोला गया था प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है, पाई वर्सेस कंसंट्रेशन
मोल पर लीटर फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 25.73 लीटर बार पर मोल. द टेम्परेचर एट विद द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज डन इज यूज़ आर इज बस. आर की वैल्यू भी हम लोगों को यहाँ पर गिवन है. देखो यहाँ पर आप लोग जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है और इसका ग्राफ प्लॉट करने की बात हो रही है. तो पाई इज बस क्या होता है CRT. ठीक है. तो टेम्परेचर जिस पे ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट क्या हो जाएगी डन की गई है यानी कि की गई है वो हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया है. देखो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर पाई इज इक्वल्स टू CRT. पाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 25.73 इज इक्वल्स टू में आप लोग देखिए आर की वैल्यू भी आपको गिवन है 0.083. ये आपको वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. और अगर हम बात करें टेम्परेचर एट विच, सिर्फ आप लोगों से यहाँ पे क्या पूछा गया है टेम्परेचर पूछा गया है. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर वैल्यू को पुट करिए y इक्वल्स टू mx प्लस सी. टेम्परेचर आपको गिवन है 310 केल्विन. ठीक है. 0.083 जो प्लॉट है उसको बस फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप जिसका स्लोप यहाँ पर आ चुका है. ठीक है. तो स्लोप अगर आपका आ चुका है तो आप जानते हैं कि c जो है ना ये जो c है ये क्या होने वाला है ये बराबर होने वाला है किसके x के क्योंकि यही यहाँ पर वेरिएबल है. ठीक है. तो इसका मतलब y इक्वल्स टू mx की अगर हम बात करें तो पाई जो है वो कौन सा है पाई जो है वो क्या है y है और x जो है वो कौन है x जो है वो c है. तो इसका मतलब RT जो है हमारा स्लोप है. ठीक है. और RT की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है. कितनी गिवन है ऑलरेडी आपको गिवन है इसकी वैल्यू 25.73 स्लोप. अच्छा इसकी वैल्यू आपको गिवन है पाई स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 25.73 लीटर बार पर मोल. ये वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है. ठीक है. और आर की वैल्यू भी आपको गिवन है. तो इन वैल्यूज़ को अगर आप पुट करेंगे तो आप चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर. इस क्वेश्चन में एक बार मैं आप लोगों को ना एक क्वेश्चन दोबारा भी करवा दूंगा. ठीक है. हो सकता है कि वाले क्वेश्चन आप लोगों को ठीक तरीके से इस तरीके से समझ में ना आया हो. ठीक है. क्योंकि हम लोगों ने इसको कॉपी पेन पे नहीं किया है सॉल्व और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इससे ग्राफ से रिलेटेड है. तो आप लोगों को एक बार स्लोप का अगर पता नहीं होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ. इसका आंसर क्या आने वाला है 94 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा यानी 37 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा. चलिए बढ़ते हैं फिर हमने अगले क्वेश्चन पे. देखिए 95 जो क्वेश्चन नंबर है इसमें हमसे बोला गया आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर हमसे पूछा जा रहा है 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन. आप जानते हैं ओजोन के लिए तो 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब ये वाला आंसर तो गलत हो गया. BF3 हैज़ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट. BF3 का नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होता है ये भी गलत हो गया. ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है 0 होता है. थर्ड अगर आप देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट जो NF3 का वो ग्रेटर देन होता है किससे अमोनिया से. ये वाली बात भी गलत है. ठीक है. क्योंकि आप जानते हैं कि NF3 में क्या होता है अपोजिट होता है. अपोजिटली ओरिएंट होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट कम होता है. फोर्थ आप देखिए 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 2-. ये बात बिल्कुल ठीक है. इसके 3 ही कैनोनिकल फॉर्म बनते हैं 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं. तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो 95 का आंसर क्या होगा 4. देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों से बोला गया है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस. C प्रोडक्ट जो है क्या बनेगा CH3 CH2 CH2I. जब आप लेंगे और NaCN आप डालेंगे तो क्या होगा यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर आयनिक है तो ये किससे जुड़ेगा कार्बन वाले से जुड़ेगा. तो यानी कि CH3 CH2 CH2 CN पहला प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा. तो यहाँ पर CN होगा. फिर अगर आप देखेंगे तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर आप इस कंपाउंड का करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है. यानी कि C डबल बॉन्ड ONH2 वाला ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा. फिर आप इसके अंदर क्या करेंगे NaOH Br2 अगर आप डालेंगे तो NaOH Br2 क्या है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है. और इसके अंदर क्या होता है जो CO डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये उड़ जाता है ये गायब हो जाता है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या आने वाला है आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आएगा CH3 CH2 CH2 NH2. तो CH3 CH2 CH2 NH2 की अगर हम बात करें तो ये क्या है 3 कार्बन का एक कंपाउंड है और इसके अंदर NH2 है. तो यानी कि ये क्या है प्रोपाइल अमाइन. फर्स्ट आंसर जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो 96 का आंसर क्या होगा आपका फर्स्ट आंसर. देखिए क्वेश्चन नंबर 97 में बोला गया गिवन बिलो आर सर्टेन कैटायंस यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर फ्रॉम 0 to 6. देखिए यहाँ पर सीधे सीधे आपसे कैटायंस का ग्रुप नंबर पूछ लिया गया है. वैसे भी आप लोगों को सिलेबस में बोला गया था कि आप लोगों से क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस से भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे और इसी तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों के पास एग्जाम में पूछा गया है. हालांकि उतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं जितना कि उम्मीद थी कि
पैटर्न चेंज होने की वजह से क्या पता कि और क्वेश्चंस आते, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन। देखिए आप पहला क्वेश्चन ही आपसे टकरा रहा है जो कि इससे पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर जो है वो कौन सा है। देखिए फर्स्ट अगर हम बात करें एल्यूमिनियम 3+ की, तो ये किस में आता है, थर्ड ग्रुप में आता है। और अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर किस में आता है, सेकंड ग्रुप में आता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, कैटायंस की बात कर रहे हैं। तो उसमें अगर हम ग्रुप नंबर देख रहे हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो Ba2+ की अगर हम बात करें तो ये किस में आ रहा है, फिफ्थ में आ रहा है। और CO2+ जो है किस में आता है, फोर्थ में आता है। और Mg2+ की बात करें तो किस में आता है, सिक्स्थ में आता है। चलिए अरेंज करते हैं हम लोग। बी सबसे पहले आने वाला है क्योंकि 2 है। ठीक है, बी सबसे पहले आने वाला है, तो या तो ये होगा ये होगा आंसर। ठीक है, मैं आप लोगों को ये इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि अगर आपको 2 भी पता है तो आप आंसर पे क्या पता पहुँच सकते हैं। ठीक है, बी के बाद कौन सा आने वाला है, देखिए बी के बाद 3 वाला आएगा, ये वाला, तो यानी कि कौन सा होगा, ए, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद ई। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। देखिए 98 क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का केस है ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर। देखो P1 P2 आप लोगों को गिवन है, फाइनल और इनिशियल प्रेशर आप लोगों को गिवन है, टेम्परेचर आप लोगों को गिवन है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन लगने वाली है कौन सी होगी, W = -2.303 nRT log P1/P2। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को रखेंगे यहाँ पर W = -2.303 nRT log P1/P2। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये पूरा P1/P2 जब आप ये रखेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, -413.14 कैलोरीज। तो सेकेंड आंसर जो है आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 99 क्वेश्चन में क्या बोला गया, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विद कंसंट्रेशंस ऑफ नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन और NO की कंसंट्रेशन आपको गिवन है। अगर बोल रहा है कि 0.1 मोल ऑफ पर लीटर ऑफ NO इज टेकन इन अ क्लोज वेसल, व्हाट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ NO गैस एट इक्विलिब्रियम। देखो एक नई कंसंट्रेशन की बात कर रहा है और उस पर हमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है। आप जानते हो कि एक बार अगर आपने Kc निकाल लिया तो Kc की वैल्यू जो है वहाँ पे क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। ठीक है, तो क्योंकि आप टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहे हो तो Kc की वैल्यू सेम रहेगी। तो Kc आप कैसे निकाल सकते हो, Kc आप निकाल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट साइड में कौन कौन है, नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय NO का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी 1.6। इस वैल्यू को निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यू चाहिए किसकी, अल्फ़ा की। और Kc की वैल्यू आप जानते हैं Kc किसके बराबर होता है, C अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो कि एक नई कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, C अल्फ़ा स्क्वायर, C अल्फ़ा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में अल्फ़ा का होल स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हो कि C की जगह पर नीचे 2C है। ठीक है, C की जगह पर नीचे क्या है, 2C है, क्योंकि रिएक्टेंट यहाँ पर क्या डबल है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 4C स्क्वायर। तो जब आप क्या करोगे, कैंसिल करोगे तो ऊपर C स्क्वायर से नीचे C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस में अल्फ़ा को होल स्क्वायर। और ये जो 1.6 है इसके साथ आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई में अगर आप 4 लिख दोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आएगी, 0.717 निकल कर आएगी। देखो जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल वाले कराए हैं और अगर उनके अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मुझे आप बता देना, मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे भी करा दूंगा। ठीक है, और एक वो जो स्लोप वाला क्वेश्चन था वो आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, वो वाला क्वेश्चन हम लोग दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो स्लोप वाला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था जिसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में हम लोगों से बोला गया है कंपाउंड X कंटेन 32% ऑफ A, 20% ऑफ B एंड रिमेनिंग ऑफ C। तो इसका मतलब देखो C कितना है, 48%। देन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एक्सेस। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका हम लोगों ने सीखा हुआ है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद जिसके भी सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स है उससे सबको डिवाइड कर दो, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए आप करेंगे A के निकालेंगे तो क्या आएगा, गिवन मास। आप क्या करो, परसेंटेज को ना ऐसा मान लो कि टोटल 100 ग्राम है, तो इसका मतलब 32% का मतलब क्या हो जाएगा, 32 ग्राम। तो 32 डिवाइडेड बाय अगर आप करेंगे 64, तो क्या आने वाला है, हाफ मोल।
इसी तरीके से अगर आप करेंगे किसके लिए 20 डिवाइडेड बाय 40 तो भी हाफ आने वाला है। इसी तरीके से देन द एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए सी का अगर आप करेंगे तो 48 डिवाइडेड बाय 32 तो ये आने वाला है 3/2। अब मैंने आपको बोला सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर दो, सबको हाफ से डिवाइड करो, हाफ से सबको डिवाइड करोगे तो 1 1 और ये क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब आंसर क्या होने वाला है 100 का सेकेंड आंसर होने वाला है, यानी कि ABC3 जो है इसका फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। और जो भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट अभी भी रह गया है तो आप लोग मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन बोर्ड पर भी डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को फास्ट करने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा रह गया हो खासकर न्यूमेरिकल्स फिजिकल का जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आया हो। चलिए पढ़ते रहिए और ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर आप लोग इस साल अगर आप लोगों का नंबर किसी वजह से किसी के अगर कम रह जाते हैं और अगर वो अगले साल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने 12th के बाद दिया होगा, ठीक है, और वो एक साल ड्रॉप लेना चाहते होंगे तैयारी करने के लिए, तो उन सबको भी ऑल दी बेस्ट। और जो क्लास 11th में या क्लास 12th में बच्चे सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए आए हैं इस पेपर को, तो उन लोगों को भी एक आइडिया लगेगा किस तरीके का पेपर हम लोगों से पूछा जाता है। देखिए आजकल जो है वैसे 600 प्लस लाना आसान हो गया है, क्योंकि आप लोगों को जो पेपर है वो बहुत ही आसान आने लगा है। ठीक है, जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो ये पेपर जो है ईजी टू मॉडरेट लेवल का ही था, ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। मैक्सिमम जो पेपर है वो आप लोगों का NCERT से ही आता है। ठीक है, चलिए ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर जो भी आगे नियर फ्यूचर देने वाले हैं तो जो आज इस बार गलतियाँ हुई हैं वो अगली बार गलतियाँ मत करना। ठीक है, अभी हो सकता है कि आप लोगों से कुछ गलतियाँ हुई हैं तो वो अगली बार गलती नहीं करनी है। चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।